हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 9 जुलाई 2024 और हम डेली की तरह आज भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको जानने वाले हैं, उनको देखने वाले हैं और हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आगामी परीक्षा में बन सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा जो भी आने वाली एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में डिक सूफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यानी कि जो डिक सूफ हैं इनको किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ए ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन है पोलैंड, सी ऑप्शन है नीदरलैंड और डी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो डिक सूफ हैं ये कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं कि जो डिक सूफ हैं ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अगर बात करें तो 2 जुलाई 2024 को नीदरलैंड के जो किंग हैं यानी कि वहाँ के जो राजा हैं विलेम अलेक्जेंडर, इन्होंने डिक सूफ को नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। यानी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो डिक सूफ है इनको शपथ किसने दिलाई, तो नीदरलैंड के जो राजा हैं विलेम अलेक्जेंडर, इन्होंने डिक सूफ को नए प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई हुई है। आगे हम बात करते हैं तो यह किसका स्थान ग्रहण करेंगे। तो यह जो डिक सूफ आए हैं ये मार्क रूट का स्थान ग्रहण करेंगे। यानी कि इससे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, मार्क रूट थे और उनके जगह पर डिक सूफ आए हुए हैं। मार्क रूट जो थे ये 2010 से लगा करके 2024 तक नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। यानी कि लगातार 2010 से 24 तक यानी कि 14 सालों तक ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन, मार्क रूट। और अब इसके बाद कौन आए हुए हैं, डिक सूफ आए हुए हैं। मार्क रूट की बात करें तो जो मार्क रूट हैं ये 2024 से अक्टूबर 2024 से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि जो नाटो होता है, नाटो, इसके महासचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यानी कि नाटो के नए महासचिव कौन बनेंगे, जो मार्क रूट हैं ये नाटो के नए महासचिव नियुक्त कर दिए जाएंगे और इनके स्थान पर यानी कि ये जो प्रधानमंत्री थे अब प्रधानमंत्री के स्थान पर कौन आ जाएगा, डिक सूफ आ गए हैं और ये कहाँ जाएंगे, अब ये नाटो के महासचिव नियुक्त किए जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में ईरान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता। यानी कि अभी हाल ही में ईरान में चुनाव हुए, राष्ट्रपति चुनाव हुए और वहाँ पर चुनाव किसने जीता है। आप सभी लोग जानते ही हैं कि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, जो कि उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति थे, तो उनका निधन भी हुआ और उनके बाद ही जाकर के ये नया चुनाव हुआ, क्योंकि वो पहले वही थे राष्ट्रपति। अब जब वो नहीं रहे तो उनके स्थान पर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना था, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ ईरान में और वहाँ पर कौन जो है वो नए राष्ट्रपति बन करके आए हुए हैं। तो ए ऑप्शन है सईद जलीली, बी ऑप्शन है मसूद पेजेस्कियान, सी ऑप्शन है हसन रूहानी और डी ऑप्शन है महमूद अहमदी नेजाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो मसूद पेजेस्कियान हैं ये ईरान के नए राष्ट्रपति बनकर के आए हुए हैं और ये वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हुए हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं यही है नए राष्ट्रपति जो बनकर के आए हुए हैं। और अगर हम बात करें तो सुधारवादी उम्मीदवार मसूद पेजेस्कियान, यानी कि ये सुधारवादी इनकी पार्टी है, तो सुधारवादी उम्मीदवार जो मसूद पेजेस्कियान हैं ये ईरान के नए राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जीत लिया है। इनको 53.3% वोट मिले हुए हैं। यानी कि होता क्या है, अगर 100% की बात की जाए तो 100% में आपको 50 से अधिक आपको वोट आपकी तरफ होने चाहिए, चाहे 51 हो या 52 हो। अगर इतना बहुमत है आपके पास, यानी आधे से अधिक का अगर बहुमत है आपके पास, तो आप चुनाव जीतते हैं, मतलब अधिक माना जाएगा। तो 53.3% इनको वोट मिले हुए हैं, इसीलिए इनको वहाँ का नया राष्ट्रपति पद इनको दिया जाएगा। ये वहाँ के नए राष्ट्रपति बन करके आएंगे। बात करें तो ईरान में जो इब्राहिम रईसी हैं इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो जाने के बाद राष्ट्रपति चुनाव हुआ है। यानी कि जो वहाँ के पहले राष्ट्रपति थे, इससे पहले के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी जो थे, इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। आप सभी लोगों ने न्यूज़ में देखा भी होगा, न्यूज़ आर्टिकल में भी पढ़ा होगा। तो काफ़ी ज़्यादा उस समय ये न्यूज़ में आए भी थे जब इनकी मृत्यु हुई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में।
तो इनकी मृत्यु के बाद वहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव करवाया गया और उसके बाद कौन बन करके आए हुए हैं, मसूद पेजेस्कियान, ये वहाँ के नए राष्ट्रपति चुन करके आए हुए हैं। ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान होती है और वहाँ की जो मुद्रा है ये रियाल होती है, ये स्टैटिक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि पेट या एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये स्टैटिक भी काफ़ी पूछे जाने की संभावना रहती है। तो राजधानी क्या होती है ईरान की, तेहरान, और मुद्रा यहाँ की होती है रियाल। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट कौन पेश करेगा, यानी कि 2024-25 के लिए नया केंद्रीय बजट कौन पेश करने वाला है। तो ये ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, सी ऑप्शन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और डी ऑप्शन है गृह मंत्री अमित शाह जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है ये 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी, क्योंकि जो केंद्रीय बजट पेश करता है वो वित्त मंत्री ही पेश करता है और वर्तमान में वहाँ की जो मतलब अपने यहाँ भारत की जो वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण हैं। तो इसीलिए 2024-25 का जो केंद्रीय बजट है वह निर्मला सीतारमण जी पेश करेंगी। आगे अगर हम बात करें तो जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं ये 23 जुलाई को 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी, यानी कि इनका सेंट्रल बजट केंद्रीय बजट होगा, इसको ये पेश करेंगी और ये इनके कार्यकाल का ये 7वां बजट है, यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 7वीं बार ये बजट पेश करने की तैयारी में है, यानी कि इस बार का इनका जो बजट ये होने वाला है ये 7वां यानी कि 7th टाइम का इनका ये बजट होने वाला है। और अगर इस मंत्रिमंडल की बात करें यानी इस चुनाव की बात करें, जो इस बार सरकार जो बनी हुई है 3.0 की, तो इसका ये पहला बजट है, यानी कि इस बार की सरकार का ये पहला बजट है और निर्मला सीतारमण का ये ओवरऑल देखा जाए तो 7वीं बार ये बजट पेश करने वाली हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा किस शहर में आयोजित की गई, यानी कि जो भगवान जगन्नाथ जी हैं इनकी एक विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाती है जो कि किस शहर में निकाली जाती है, किस शहर में आयोजित की गई। ए ऑप्शन है वाराणसी, बी ऑप्शन है पुरी, सी ऑप्शन है हरिद्वार और डी ऑप्शन है ऋषिकेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पुरी है जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा का जो पुरी है शहर, यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आयोजित की गई। आगे अगर हम बात करें तो भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की जो रथ यात्रा है ये 7 जुलाई 2024 को पुरी जगन्नाथ यानी कि पुरी उड़ीसा में यह शुरू हुई, जो कि भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा इन तीनों के लिए यह रथ यात्रा। आगे अगर हम बात करें तो इस दौरान यानी कि इस रथ यात्रा के दौरान जो भगवान जगन्नाथ जी हैं और इनके जो बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर गुड़िंचा देवी मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। यह एक बहुत ही ज़्यादा फेमस रथ यात्रा है, आप सभी लोग जानते भी होंगे इसके बारे में कि जो पुरी जगन्नाथ की रथ यात्रा है बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड में फेमस है और काफ़ी पुराने समय से यह रथ यात्रा निकाली जाती है, जो कि भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की यह रथ यात्रा निकाली जाती है। आगे हम अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मित्र वन पहल शुरू करने की घोषणा की गई, यानी कि किस राज्य सरकार के द्वारा मित्र वन एक पहल है यह शुरू करने की घोषणा की गई है। तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मित्र वन पहल शुरू करने की घोषणा की गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इनके द्वारा यानी कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन शुरू करने की घोषणा की गई है। और यह अभियान, यह जो पहल है यह किसके तहत शुरू की गई है, वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत शुरू की गई है। अगर मित्र वन पहल का उद्देश्य अगर की बात की जाए तो इसका उद्देश्य, इस पहल का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर हरित क्षेत्र को बढ़ाना, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है और जो नेपाल है इसकी जो बाउंड्री होती है इसके हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, यानी कि इसके चारों तरफ वृक्ष लगाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक हरियाली बनी रहे।
आगे हम बात करें तो मित्र वन पहल उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर होगी, यानी कि ये कहाँ पर या जो पहल है इसके तहत कहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा। तो जो मित्र वन पहल है इसके तहत यह उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर यह जो योजना है या जो पहल है ये लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाकर हरित क्षेत्र को बढ़ाना है, यानी कि इसका लक्ष्य क्या है, 35 करोड़ जो पौधे हैं उनको लगा करके हरित क्षेत्र यानी कि हरियाली जो होती है, वृक्षों की जो हरियाली होती है उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला पॉइंट है, अगर अगले पॉइंट की बात करें तो अगर नेपाल की हम बात करें, नेपाल देश की, तो नेपाल राज्य की जो स्थापना है वह शाह वंश के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश से काफ़ी सारे क्वेश्चंस विभिन्न परीक्षाओं में बनते भी हैं। तो नेपाल राज्य की जो स्थापना है वह शाह वंश के द्वारा की गई थी। यह दक्षिण एशिया में एक स्थलरुद्ध देश है, यानी कि यह दक्षिण एशिया में पड़ता है और एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से लैंडलॉक्ड, यानी कहीं से भी या किसी भी समुद्री सीमा ये साझा नहीं करता है। स्थल यानी चारों तरफ से स्थल से ही घिरा हुआ जो देश होता है वह स्थलरुद्ध देश कहलाता है। तो यह जो नेपाल है यह भी एक स्थलरुद्ध देश है। वर्तमान में यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो पुष्पकमल दहल प्रचंड हैं। राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और यहाँ की राजधानी काठमांडू होती है और यहाँ की जो मुद्रा होती है वह नेपाली रुपया होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूके की पहली महिला चांसलर किसे नियुक्त किया गया, यानी कि यूके में भी हाल ही में चुनाव हुए और वहाँ पर कीर जो हैं वो नए प्रधानमंत्री बनकर के आए हुए हैं, यूके, ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के, और वहाँ पर देश की पहली महिला चांसलर भी नियुक्त की गई हैं। तो किसे पहली महिला चांसलर नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है रेचल रीव्स, बी ऑप्शन है एंजेला रेनर, सी ऑप्शन है शबाना महमूद और डी ऑप्शन है जॉन हिली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो रेचल रीव्स ये यूके या ब्रिटेन देश की पहली महिला चांसलर नियुक्त की गई हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल भी देख सकते हैं, रेचल रीव्स हैं ये। तो एंजेला रेनर हैं इनको उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है तथा जो रेचल रीव्स हैं इनको देश की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर ये बन गई हैं, यानी कि इनको चांसलर, ये पहली महिला चांसलर बनाई गई हैं। कैबिनेट की अगर बात करें तो कैबिनेट में रिकॉर्ड संख्याओं में महिलाएं शामिल हैं, जिनमें 25 सदस्यों में से 11 महिलाएं हैं, यानी टोटल जो कैबिनेट है उसमें 25 सदस्य हैं और उन 25 सदस्यों में 11 महिलाएं हैं। ये ब्रिटेन की जो कैबिनेट है उसके बारे में बात की जा रही है, ब्रिटेन की कैबिनेट के बारे में। तो उसमें 25 सदस्य हैं और उन 25 सदस्यों में 11 महिलाएं हैं। आगे अगर हम कैबिनेट की बात करें तो यावेट कूपर जो हैं इनको गृह सचिव नियुक्त किया गया है। ये ब्रिटेन की ये कैबिनेट है क्योंकि अभी हाल ही में वहाँ पर चुनाव हुआ है। तो यावेट कूपर हैं इनको गृह सचिव नियुक्त किया गया। डेविड लैमी हैं इनको विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। जॉन हीली इनको रक्षा सचिव नियुक्त किया गया। शबाना महमूद को न्याय सचिव नियुक्त किया गया। वेस स्ट्रीटिंग को स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया और जो ब्रिजेट फिलिप्सन हैं इनको शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। यानी कि ये जो वहाँ की कैबिनेट है, वहाँ के जो इम्पॉर्टेंट जो पोस्ट हैं उनके बारे में बात की गई, जिनमें से गृह सचिव, विदेश सचिव, रक्षा सचिव, न्याय सचिव, स्वास्थ्य सचिव और शिक्षा सचिव की बात की गई है। तो किसी भी परीक्षा के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपीएससी लेवल की, तो यहाँ से जो प्रश्न हैं उनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई करेंगे, यानी कि जो एमबीबीएस की पढ़ाई होगी वह हिंदी मीडियम में होगी आगामी सत्र से, यानी कि आने वाले सत्र से। तो ऐसा किस राज्य में किया जाएगा, ऐसा किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, यानी कि ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि जो मेडिकल कॉलेज हैं उन सभी में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में भी मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे और उनको शुरू भी कर दिया जाएगा। आगे हम अगर बात करें तो हिंदी मीडियम में एमबीबीएस की पढ़ाई जो कि बिहार सरकार नीतीश कुमार जो हैं वो इन्होंने इसकी घोषणा की हुई है।
तो जो बिहार सरकार है, तो बिहार सरकार ने मेडिकल स्नातक कोर्स यानी कि MBBS को अब हिंदी में कराए जाने की घोषणा की है। और हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला बिहार जो है वह दूसरा राज्य बन गया है। यानी कि कौन सा राज्य बन गया है? हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। बिहार के स्वास्थ्य सचिव की बात की जाए तो बिहार के स्वास्थ्य जो मंत्री हैं वह है मंगल पांडे, यानी कि जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और यहाँ की जो राजधानी है बिहार की वह पटना होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ? यानी कि जो प्लास्टिक होती है उसको जो रिसाइकलिंग की जाती है और उसकी स्थिरता, यानी कि जो प्लास्टिक होती है वह स्थिर बनी रहती है, सड़ती गलती नहीं है कभी, इस पर एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ? ए ऑप्शन है कानपुर, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है सूरत और डी ऑप्शन है भोपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ। आगे अगर हम बात करें तो प्लास्टिक पुनर्चक्रण और स्थिरता पर 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन यानी कि GCPRS नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में शुरुआत हुई इसकी। यानी कि कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में, लेकिन नई दिल्ली के जो प्रगति मैदान में भारत मंडपम है वहाँ पर इसका जो वैश्विक सम्मेलन है इसका आयोजन हुआ या इसकी शुरुआत हुई। आगे अगर हम बात करें तो यह सम्मेलन अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ और रसायन एवं पेट्रोकेमिकल संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। यानी कि किसके द्वारा आयोजित किया गया है सम्मेलन? तो जो अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ है और जो रसायन एवं पेट्रोकेमिकल संघ है इसके द्वारा यह संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। आगे हम बात करें तो इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वह प्लास्टिक के उपयोग, इसके पर्यावरणीय प्रभाव और सतत भविष्य के लिए अभिनव समाधानों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना है। यानी कि जो प्लास्टिक है उसके क्या कुछ उपयोग हैं, पर्यावरण पर प्लास्टिक के क्या कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं और आने वाला जो प्लास्टिक का भविष्य है वो क्या होने वाला है, इन सभी समाधानों पर जो चर्चा की गई, इन सभी समाधानों का उद्देश्य रखा गया इस सम्मेलन का। तो इसीलिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? यानी कि जो झारखंड का हाईकोर्ट है, झारखंड का जो उच्च न्यायालय है, वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ए ऑप्शन है मनोज कुमार सिंह, बी ऑप्शन है विद्युत रंजन, सी ऑप्शन है CS रेड्डी और डी ऑप्शन है दिनेश त्रिपाठी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत रंजन जो है, न्यायमूर्ति जो विद्युत रंजन है, ये झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, विद्युत रंजन सारंगी इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 20 जुलाई 1962 को हुआ था। ओडिशा के नयागढ़ में इनका जन्म हुआ 20 जुलाई 1962 को। 2002 में हरिचरण मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया और 20 जून 2013 को ये ओडिशा हाईकोर्ट में न्यायाधीश बने। यानी कि 20 जून 2013 को कहाँ ये किस हाईकोर्ट में न्यायाधीश बने? ओडिशा हाईकोर्ट में ये न्यायाधीश बने। निरुपमा सारंगी संग इनकी शादी हुई, यानी कि इनकी पत्नी का नाम है निरुपमा सारंगी और ये दो बेटियों के पिता भी हैं। ये इनका बायोडेटा रहा, ये इनका थोड़ा सा परिचय रहा। आगे हम बात करें तो न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी जो हैं ये झारखंड हाईकोर्ट के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। यानी कि वहाँ के 15वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। ये किसके स्थान पर इनको शपथ किसने दिलाई? तो जो राज्यपाल CP राधाकृष्णन हैं, इन्होंने राजभवन में विद्युत रंजन सारंगी को इस पद की शपथ दिलाई हुई है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के अलावा कई न्यायाधीश और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए। यानी कि जो झारखंड है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और इसके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और इनके अलावा कई अन्य न्यायाधीश और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ए ऑप्शन है चेन्नई,
बी ऑप्शन है कोलकाता, सी ऑप्शन है नई दिल्ली, डी ऑप्शन है इंदौर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 है, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इस पर जो सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन हुआ, यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। आगे अगर हम बात करें तो ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन ये भारत मंडपम नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें 50 देशों के 12,000 ग्लोबल एआई विशेषज्ञ, व्यवसायी तथा प्रतिनिधि शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। यानी कि कितने एआई विशेषज्ञ? 12,000 ग्लोबल, यानी कि वैश्विक स्तर पर 12,000 एआई जो विशेषज्ञ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो विशेषज्ञ हैं और व्यवसायी तथा प्रतिनिधि शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इसके अलावा 16 डीप टेक स्टार्टअप ने ग्लोबल एआई एक्सपो में अपने एआई एप्लीकेशन और उत्पाद जो है वो प्रदर्शित किए। यानी कि जो 16 डीप टेक स्टार्टअप है, कंपनी है, तो इसने ग्लोबल एआई एक्सपो यानी कि जो यह सम्मेलन हुआ, इसमें अपने जो भी इसने एआई एप्लीकेशन और उत्पाद बनाए हुए थे उनको इसने प्रदर्शित किए हुए हैं। तो यह थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो पे बने रहते हैं, तो आपको लाभ जरूर मिलने वाला है। अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।